24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में ग्राम खुर्द में पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए 31 तारीख को रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली खान ने बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आ रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ ओवैसी साहब का विचारों का युवाओं के दिलों में जोश बढ़ रहा है, इसलिए जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। सहारनपुर में 2022 का चुनाव बहुत करीबी है और हम 7 विधानसभा के ऊपर अपने प्रत्याशी भी उतारेंगे। अगर हमारी पार्टी गठबंधन में आए, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। मैं आमिर सलमानी न्यूज़ 24 एक्सप्रेस से बड़ी खबर से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। देखिए, सहारनपुर ज़िले के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम असदुद्दीन ओवैसी साहब का होने के लिए जा रहा है और हम जहां पे प्रोग्राम और रैली का आयोजन किया जा रहा है, 2022 का चुनाव बहुत करीब है विधानसभा उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हम यहां पे मौके पे पहुंचे हैं। यहां पे रैली का आयोजन किया जा रहा है क्योंकि 31 अक्टूबर को यहाँ पे ओवैसी साहब की रैली होने के लिए जा रही है और यहाँ पे जो मौजूद आला अधिकारी, उनकी पार्टी के जो मेन मेंबर हैं और अध्यक्ष हैं, शौकत अली खान प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे आए हुए हैं और सब तैयारियाँ ओवैसी साहब की पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे मौके पे पहुँच चुके हैं। वो ओवैसी साहब से पहले यहाँ पे आके उनकी तैयारियाँ करा रहे हैं और सामने आप देख रहे होंगे ये स्टेज लगाने का काम हो रहा है और बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी शौकत अली खान साहब से हमारी बात हो रही थी, वो बता रहे थे हम 100 सीटों पे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेंगे। तो सबसे मेन जो ज़िला उनके नज़र में है तो सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, मेरठ हो गया, क्योंकि उनका मानना है यहाँ पे मुस्लिम को, दलित को और काफ़ी जो नीचे समाज लोग कहते हैं और अन्य पार्टियां कहती हैं तो उनको अनदेखा किया जा रहा है, तो यहाँ पे उनकी नज़र ज़्यादा है। तो सहारनपुर ज़िले में ख़ास करके जनता रोड पड़ता है जहाँ पे रैली का आयोजन किया जा रहा है और ये रैली की तैयारी चल रही है। 31 अक्टूबर को यहाँ पे ओवैसी साहब आ रहे हैं। तो आमिर सलमानी के साथ में देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पे, कैमरामैन हैदर अली खान के साथ। तो निकाय चुनाव में हमने कामयाबी हासिल की थी। महानगर में हमारे 32 कारपोरेटर जीत करके आए थे। पूरे उत्तर प्रदेश में एक मेयर हमने लड़ाया था फिरोज़ाबाद से, जहां हमने सेकंड पोल किया था। फर्स्ट नंबर पे बीजेपी थी, सेकंड पे एमआईएम थी, थर्ड पे समाजवादी थी। तो आवाम की मोहब्बतें मिल रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ था ज़िला पंचायत, उसमें हमारे 24 उम्मीदवार जीत करके आए हैं। 69 हमारे रनर रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी बेहतर है और मजबूती के साथ। अब रह गया कि सीटें हम कितनी जीत रहे हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि हम जितनी सीटें लड़ रहे हैं वो सारी की सारी सीटें जीत जाएं और अल्लाह की ज़ात से हमें भरोसा भी है, इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी मिलेगी। सहारनपुर ज़िले में क्या मान रहे हैं आप? देखिए, सहारनपुर ज़िले में आवाम की मोहब्बतें मिल रही हैं और आप यहाँ देख रहे हैं जो कि हमारा प्रोग्राम होना है परसों, और यहाँ पहले से सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हैं। लोगों में जोश है ओवैसी साहब की तकरीर सुनने का, ओवैसी साहब को देखने का, और इंशाअल्लाह ताला ये जोश और ये जज्बा 2022 के इलेक्शन में वोटों में तब्दील होगा इंशाअल्लाह। और कोई मैसेज देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की जनता? मैं यूपी की आवाम को कहना चाहूँगा कि 74 सालों से आप सिर्फ डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल हुए हैं। जिस समाज के पास अपना कोई सियासी दल नहीं होता है, उस समाज की कोई आवाज़ नहीं होती है। जमहूरियत में नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए सिर्फ आपके पास एक रास्ता है, वो सियासी रास्ता है। बाकी कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप अपने ख़िलाफ़ हो रहे नाइंसाफ़ियों का ख़ात्मा करना है। इस मुल्क में सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं बल्कि और भी हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं, जो SC ST OBC हैं,
उनके साथ भी यहाँ जुल्म हो रहा है। तो ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं नाइंसाफ़ी के ख़ात्मे के लिए लड़ रहे हैं, नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा होना चाहिए, इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। और ये लड़ाई जालिम बनाम मज़लूम है। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि एक ऐसा लीडर आपके दरमियान में है जो काबिल तरीन है, 2014 में बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड जिसे मिला है, और मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उससे काबिल कोई लीडर है। तो एक ऐसे लीडर की आवाज़ बनना चाहिए जो उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के शोषित वंचित समाज की आवाज़ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बनता है। सर एक आखिरी सवाल और उत्तर प्रदेश में आप 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कन्नौज जिले में 22 में बाइसिकल के नारे के साथ समाजवादी पार्टी ने भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए कमर कस ली है। सपा जिला अध्यक्ष कलीम खान ने जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए सभी वर्गों के लोगों को जगह दी है। महिलाओं पर भी खासा फोकस किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा जिला अध्यक्ष कलीम खान ने गुरुवार को जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए कई युवा चेहरों के नामों की घोषणा की है। उनके द्वारा जिला कार्यकारिणी में जिला उपाध्यक्ष के पद पर भानु गुप्ता, आलोक त्रिपाठी, गुड्डा ठाकुर, शरद यादव, शिवांग वाजपेयी, सुमित कुमार को शामिल किया गया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज किस तरीके से लोगों को जिम्मेदारी दी गई है? 2022 में बाइसिकल के लक्ष्य को लेके आज कमेटी में जो विस्तार होना था, तो कर्मठ कार्यकर्ताओं को और समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की संस्था पर जिलाध्यक्ष जी ने आज यहाँ पर कुछ अधिवक्ता भी देखे गए हैं, क्या इनको भी कुछ जिम्मेदारी दी गई है? हाँ, आज अधिवक्ता सभा के जिलाध्यक्ष श्री अरुण यादव के द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सहमति से आज जिले में अधिवक्ता सभा के सभी पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है और सबको लक्ष्य जो 2022 का उसमें जुटने के लिए कहा गया है, ताकि समाज के प्रबुद्ध वर्ग और अधिवक्ता तो प्रबुद्धतम वर्ग भी हमारा जुटे, जिससे समाज में अच्छा संदेश जाए और 22 में बाइसिकल का लक्ष्य ये लोग भी मिलकर के पूरा करेंगे। कुपोषण एवं 100% वैक्सीनेशन को लेकर कोरिया कलेक्टर गंभीर है। एसडीएम खुद पहुंचे गांव। कलेक्टर कोरिया श्याम धावड़े की कुपोषण एवं पूर्ण वैक्सीनेशन के प्रति गंभीरता से अब जिले की कुपोषण दर घट रही है। वहीं वैक्सीनेशन भी पूर्ण के करीब है। क्षेत्र में जल्द देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद आने लगी है। शुक्रवार लगभग 11:30 बजे एसडीएम एवं स्वास्थ्य विभाग की काफिला केल्हारी के समीपस्थ गाँव का भ्रमण करती देखी गयी। आंगनबाड़ी केंद्रों में जो मध्यम कुपोषित और गंभीर रूप से कुपोषित जो बच्चे हैं, उनको कुपोषण का जांच करने और थोड़ा कुपोषण से उनको सामान्य रूप से लाने के लिए आज हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर और सेक्टर सुपरवाइजर, हमारे पंचायत सचिव और बाकी मीडिया वाले भी हैं और बाकी साथ में इन लोगों के साथ हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। और जो गंभीर कुपोषित हैं उसमें बच्चे उनके माँ बाप को और उनको कैसे अपन सामान्य रूप से उनको लाएं करके उसके लिए प्रयासरत हैं। और जो मध्यम कुपोषित हैं उनको भी सामान्य रूप से कैसे ला सकते हैं उसके संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उनके बच्चे लोगों के माँ बाप, उनको भी अपन समझाइश दे रहे हैं और साथ ही साथ उसमें उन लोगों का वजन भी तौल रहे हैं और जो कुपोषण को जो चेक करते हैं उसको भी हम लोग आज जाँच कर रहे हैं। आज हमने केल्हारी, बिछिया टोला, भैंसा ताल और हाँ डाढ़ हंसवाही और 4-5 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया है और ये अभियान पूरे आंगनबाड़ी केंद्र में हम लोग चलाएंगे और कुपोषण से बिल्कुल हटाने के लिए हमारा 100% लक्ष्य बनाया है। रुड़की क्षेत्र में बढ़ते डेंगू के कहर से जहां लोग परेशान हैं, वहीं अब रुड़की के कर्नल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अदनान मसूद ने दवाइयों को छोड़कर सभी फीस आधी कर दी है। डॉक्टर अदनान मसूद का कहना है कि एक तो पहले से ही लोग कोरोना की मार से बेहाल हैं, वहीं अब डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी ने लोगों को त्रस्त कर डाला है, जिसको लेकर लोगों में रुपए की भी भारी दिक्कत सामने आ रही है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने फैसला किया है कि अब डेंगू के मरीजों से दवाइयों के खर्च को छोड़कर सभी इलाज के खर्च का आधा कर दिया जाएगा। डेंगू के लिए सबसे बड़ी सुविधा तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि प्रकोप होने की वजह से मैंने आज से अपने अस्पताल में डेंगू के भर्ती मरीजों के लिए 50% की छूट कर दी है। ये छूट सर फीस में है, किस किस चीज में? नहीं, एडमिशन के खर्चे में। जितना भी एडमिशन का उनका जैसे वार्ड का चार्ज, जनरल वार्ड का चार्ज जो होता है, उस चार्ज का 50% ऑफ कर दिया गया। ये निर्णय क्यों लिया गया है? ये निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि पिछले कुछ दिनों में
लोग ऑलरेडी कोरोना की मार से बहुत परेशान हैं, माली हालात अच्छे नहीं हैं और डेंगू इतनी ज्यादा फैला हुआ है कि इसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और अच्छा इलाज इनको नहीं मिल पा रहा है और ये अपनी सेहत को खिलवाड़ करते रहते हैं मोहल्ले में दवाई लेके, और जब वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं तब वो अस्पताल पहुंचते हैं। जो चीज बहुत छोटे खर्चे में ट्रीट की जा सकती है उसके लिए इनको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। उस चीज को बचाने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए कर्नल्स अस्पताल की तरफ से यह पहल की गई है कि इनके एडमिशन्स पर 50% की छूट दी जाएगी। डेंगू से बचने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि आप अपने आप को ऐसे कवर रखें कि आपको मच्छर ना काटें। जितने भी मॉस्किटो रिपेलेंट हैं उनको इस्तेमाल करें। तीसरा, जो कहीं पे भी पानी रुकने ना दें। ये रुके हुए पानी में मच्छर पैदा होता है और उस मच्छर की वजह से काटने से डेंगू फैलता है। फिर एक दूसरे से ये दूसरा मच्छर काटता है, उसके ऊपर जाता है और ये साइकिल चलती रहती है। तो आप अपने घर में जितने भी कूलर्स हैं उनको पानी से साफ करते रहें। टायर कहीं पड़े हुए हैं उसके अंदर पानी जमा हो जाता है, छोटे छोटे गड्ढे में पानी जमा हो जाता है, तो आप उनको निकाल के जमीन पे ऐसा करें कि पानी का जमा होना रोक दें। यूपी और एमपी की पुलिस ने मिलकर 19 लाख रुपए की लूट का पर्दाफाश किया है। दरअसल मामला यूपी के माधवगढ़ पेट्रोल पंप के मुनीम के साथ हुई लूट का है। लूट करने वाले 7 आरोपी बताए जा रहे हैं। लूट करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जालौन एसपी रवि कुमार एवं भिंड पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह के द्वारा पुलिस टीम गठित की गई थी, जिसमें साइबर सेल के अधिकारी व मेहोना थाना प्रभारी सहित अन्य टीम के सदस्यों द्वारा 24 घंटे से पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल माधोगढ़ में सुबह 9 बजे के आसपास पेट्रोल पंप में एक बड़ी लूट की घटना हुई थी, जिसमें मुनीम को धक्का देकर 19 लाख रुपये लेके भिंड की तरफ भागे थे। इसकी सूचना माधोगढ़ तथा एसपी जालौन द्वारा मुझे दी गई और तुरंत जो है भिंड पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई और उस घेराबंदी और अथक प्रयास के कारण 10 मिनट के बाद ही जो है जो लुटेरे थे वो दिखे एक खेत की तरफ, और जब उन्होंने पुलिस को देखा तो गाड़ी वहां छोड़कर भाग गए। उनकी गाड़ी लॉक थी। फिर पुलिस ने डॉग के सहायता से उनके जाने का डायरेक्शन देखा और उसके बाद से लगातार प्रयास करके जब गाड़ी के बारे में पता किया गया तो गाड़ी फोर्ड फिएस्टा थी जो इंदौर से ली गई थी। फिर इंदौर में जो एड्रेस दिया हुआ था उस एड्रेस पर, अब चूंकि अभी मल्टी बन गए हैं, गाड़ी 2009 मॉडल की थी, तो लगातार प्रयास करके शाम को पता चला कि ये गाड़ी जो है गोरमी के आकाश ने खरीदी है और उसके बाद से इसमें और आगे प्रयास किया गया और उसके बाद से क्योंकि यूपी पुलिस भी इसमें लगातार लगी हुई थी, जालौन एसपी भी घटना के कुछ देर बाद वहां पर आ गए थे, तो हम लोगों ने संयुक्त प्रयास करके और जो है आरोपियों को पकड़ा है और लूटी गई पूरे 19 लाख रकम एवं उनसे कुछ जो है हथियार भी बरामद हुए हैं। कितने सर आरोपी थे और इसकी फरियादी चूंकि घबराया हुआ था और उसके द्वारा यह बताया गया कि 3 आरोपी थे, लेकिन अभी तक की जानकारी में 6 आरोपी आए हैं, उसमें से 5 को अरेस्ट कर लिया गया। तो कहाँ के रहने वाले हैं? सभी भिंड जिले के ही रहने वाले हैं। सर इसकी रैकी कैसे की गई थी, किसने इसकी सूचना दी थी? अभी इसकी और जानकारी ली जा रही है और विशेष विवेचना जो है चूंकि जालौन पुलिस द्वारा की जा रही है तो उनसे जानकारी लेके मैं आपको आगे अवगत करूँगा। बताया जा रहा है चौकीदार के लड़के के द्वारा इसकी ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि उनके यहाँ जो चौकीदार था वो भी षड्यंत्र में शामिल था। चूंकि रकम बढ़ी थी ऐसे में कितना वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है जिसे हम आपको रूबरू कराते हैं, जहां पिता को प्यार करना महंगा पड़ गया। खबर भीलवाड़ा जिले के देवली कस्बे के कुचलवाड़ा रोड की है, जहां
पिता प्रेमिका को कार में लेकर कहीं जा रहा था, वहीं बेटियों ने ये सब देख बीच सड़क पर प्रेमिका की जमकर धुलाई कर दी। पिता ने बेटियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बेटियां अपनी जिद पर डटी रहीं। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। युवती महिला को पीटती रही। महिला को ग्रामीणों ने छुड़ाया तो महिला मुंह छिपाकर भागती नजर आई। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के पुत्र आदित्य यादव। आपको बता दें कि सहारनपुर के महेश्वरी में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, पिछले 4.5 सालों में प्रदेश की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित रही है, जिसमें किसान पिछले 1 साल से धरने पर बैठा है। एवं लखीमपुर कांड को लेकर भी बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। कहा, बीजेपी ने मंत्री ने किसानों को अपनी गाड़ी से बेरहमी से कुचला और जनता इसका जवाब आगामी चुनाव में निश्चित रूप से देगी। आपको बता दें, आगामी चुनाव 2022 को लेकर उन्होंने गठबंधन को लेकर साफ कर दिया है कि हमारी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है, क्योंकि दोनों पार्टियों की विचारधारा एवं उद्देश्य भी एक है। और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कार्यकर्ताओं को तैयारियों में जुटने का भी नसीहत देते हुए कहा कि मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और उत्तर प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है। सर, आज जो सहारनपुर का आपका दौरा है, क्या सियासी मायने हैं इसके? देखिए, सहारनपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में 12 तारीख से मथुरा से हम लोग ने सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा अपनी शुरू की थी और इस यात्रा का उद्देश्य था सत्ता का परिवर्तन उत्तर प्रदेश में। परिवर्तन इसलिए भी होना है क्योंकि जो रोजगार के लिए हमारे नौजवान दर दर घूम रहे हैं, जो आज किसानों के साथ स्थिति है, जो 300 दिन से ज़्यादा दिल्ली घेरे बैठे हैं, और वो लखीमपुर का कांड जिसको देख के हम सभी की, मैं समझता हूँ, रूह कांप उठी थी। कितने भयावह तरीके से गाड़ी एक मंत्री के बेटे ने, केंद्रीय मंत्री के बेटे ने इस तरीके से गाड़ी चढ़ाकर किसानों को कुचला, और उसके बावजूद पुलिस इतनी बेबस दिखाई दी, प्रशासन इतना बेबस दिखाई दिया कि 2-2 बार उनके घर पे अरेस्ट करने के लिए, चस्पा करने के लिए गए, लेकिन तब भी कहीं कोई एक्शन नहीं ले पाया। और फिर 5 से 6 दिनों बाद किस तरीके से कार्रवाई हुई, किस तरीके से पूछताछ हुई, उसमें पुलिस कितनी बेबस दिख रही थी, आपने, हमने, सब मीडिया कर्मियों ने और सभी आप लोगों के माध्यम से हमने भी देखा। तो इस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जब शपथ लिए थे तब उनकी प्राथमिकता थी कानून व्यवस्था। आज वही प्राथमिकता उनकी पूरी तरीके से चरमराई हुई दिखती है और ये हम नहीं, पूरा प्रदेश महसूस करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सामाजिक परिवर्तन रथ जो निकला है वो सत्ता परिवर्तन को लेकर निकला है, और ये जो असली मुद्दे हैं, जो असली में मुद्दे होने चाहिए, महंगाई मुद्दा होना चाहिए, किसान बिल मुद्दा होना चाहिए, किस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, घरेलू वस्तुओं का कितना दाम बढ़ता चला जा रहा है। आज हमारे देश की रैंकिंग अगर आप देखें ग्लोबली तो क्या रैंकिंग रह गई है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं समझता हूँ ये असली मुद्दे होते हैं, इनके ऊपर बात होनी चाहिए जिनसे जनता को भ्रमित किया जा रहा है। तो उसी भ्रमित ना हो जनता, इसीलिए जनता को जागरूक करने के लिए सामाजिक परिवर्तन रथ निकला है। सर, उत्तर प्रदेश में 2 से 3 महीने चुनाव में बचे हैं, उसको लेकर पार्टी क्या मुद्दे हैं, इस बार प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? जैसा मैंने कहा, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था मुद्दा होने वाला है। किसानों के साथ जो स्थिति है, किसान MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये अहम मुद्दे हैं और यही मुद्दे हर बार रहे हैं। इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम लोगों ने हमेशा आवाज़ उठाई है। पहले भी जब माननीय शिवपाल सिंह जी मंत्री रहे, उन्होंने अपने नेतृत्व में सिंचाई मुफ्त करके दी। तो किसानों की सहायता, किसान जैसे कहा जाता है हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, तो उन्हीं किसान जिसने इस देश को बनाया है और आज इस देश को इतनी बड़ी पहचान दी है, तो उसी किसान को अगर ये मौजूदा सरकार भूल गई तो मैं समझता हूँ निश्चित ही 2022 में जो जनता है वो उसका जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी। निश्चित सत्ता परिवर्तन होने वाला है। आपकी पार्टी अकेली चुनाव में लड़ेगी या गठबंधन की? परिवर्तन होने वाला है। आपकी पार्टी अकेली चुनाव में लड़ेगी या गठबंधन की बात चल रही है? देखिए, अभी तक पार्टी ने हम सभी को निर्देशित किया, गुड्डू भाई भी बैठे हैं, हम सभी लोगों की बातचीत लगातार हो रही है। विभिन्न दलों से समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि प्राथमिकता हमारी समाजवादी पार्टी है, क्योंकि हमारी विचारधारा एक है। माननीय शिवपाल सिंह जी ने 40 साल एक पार्टी में काम किया, उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका भी योगदान रहा है। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि एकता होकर, एकजुट होकर, गठबंधन होकर, और ये हम ही नहीं, पूरे प्रदेश में हम लोग जो घूम रहे हैं, हर पार्टी, मतलब दोनों पार्टियों के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो जनता है प्रदेश की, वो ये चाहती है कि एका होके किसी तरीके से चुनाव हो। तो हम तो ये कहते हैं कि अगर हो जाता है, उद्देश्य एक है, लक्ष्य एक है, विचारधारा एक है,
तो मजबूती से अगर एक ही मंच पे अगर हम लोग आएंगे तो निश्चित ही इसका प्रभाव बहुत बड़ा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ेगा। जिला सहारनपुर में क्या मान के चल रहे हैं आप? जिला सहारनपुर में बिल्कुल वजूद हम लोग का रहेगा। गुड्डू भाई के साथ आज हम लोगों ने कार्यक्रम किया। हजारों की भीड़ हम लोगों को पहले रिसीव करने बॉर्डर पे आई थी, हमारे कार्यकर्ता आए थे। उसके बाद 3 से 6 जगहों पे भव्य स्वागत और उसके साथ साथ हम लोगों का कार्यक्रम हुआ, जिसके अंदर सभी समाज, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ एक ही समाज या 2 समाज, सभी समाज के लोग हाथों हाथ हम लोगों का स्वागत किया है, हम लोगों को माल्यार्पण किया और हमको भरोसा दिलाया है कि माननीय शिवपाल सिंह जी ने अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं हम उससे इतने प्रभावित हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश विकास की ओर फिर से जाए, इसीलिए हम लोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। अभी तक तो जो हम लोगों को निर्देशित किया गया है, हम लोगों को कहा गया है कि बूथ स्तर तक, जिले से बूथ स्तर तक की जो हमारी कमेटी है उन 403 विधानसभाओं का हम लोग रिव्यू करके आए, उन सभी विधानसभाओं को मजबूत करके आए और उसके बाद अपनी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको हम अपनी से रिपोर्ट सबमिट करें और उसके बाद हम लोग तय करें कि हम कैसे लड़ेंगे, कितनी सीटों पे लड़ेंगे, किस दल के साथ लड़ेंगे, किस तरीके से लड़ेंगे। आज का सहारनपुर दौरा क्या इसे क्या माना जाए कि चुनावी शंखनाद एक तरह से हो गया है? जी बिल्कुल, चुनावी हम लोग तो ये समझ लीजिए अगर ये दूसरी लहर ना होती तो ये जो सामाजिक परिवर्तन रथ है ये आज से 2 से 3 महीने पहले चल गया होता। हम लोगों ने लखनऊ का जो जिला का हम लोग का प्रदेश कार्यालय है वहाँ पे सभी पदाधिकारी आए हुए थे, हाजी जी थे, हम लोग थे, गुड्डू भाई थे, हम सभी लोग वहाँ उपस्थित थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहाँ से कार भरी थी कि हम लोग सामाजिक परिवर्तन रथ लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में घूमने का काम करें, लेकिन सेकेंड वेव की वजह से फिर वो टल गया। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, निश्चित ही कह सकता हूँ कि समय बहुत कम बचा है और हम सबको भिंड में शुक्रवार देर रात देहात पुलिस ने छापामार कार्यवाही कर टोमेटो सॉस बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी। पुलिस को यहां 4 क्विंटल कच्चा माल और 1 क्विंटल के करीब तैयार सॉस के पैकेट मिले हैं। फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अफसरों ने सैंपल कलेक्ट किए हैं। मौके पर पहुंचे सीएसपी आनंद राय व फूड अफसर रीना बंसल टमाटर सॉस बनाने के तरीके को देखकर दंग रह गए। सॉस बनाए जाने के लिए केमिकल कलर अरारोट का इस्तेमाल हो रहा था। सीएसपी आनंद राय ने बताया कि भिंड शहर के दशरथ नगर में टोमेटो सॉस बनाकर चाइनीज फूड वाले दुकानदारों को सप्लाई किया जाता है। क्वालिटी ठीक नहीं होने से और सॉस हानिकारक है, ऐसी सूचना पर रात करीब 11 बजे देहात थाना प्रभारी रामबाबू यादव के साथ छापा मारा गया। फैक्ट्री सुरेंद्र बघेल के नाम पर संचालित होती है। आज सब देहात थाना अंतर्गत दशरथ नगर में कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई है? आज सूचना मिली थी कि यहाँ पर नकली सॉस विनेगर इत्यादि बन रहा है। सूचना पर छापा मारा गया है देहात पुलिस की सहयोग से और छापामारी कार्रवाई में हमको पूरी फैक्ट्री मिली है जिसमें सॉस, विनेगर और अन्य सामग्री बनती है। बनने का जो तरीका है वो यहाँ पर इसमें अरारोट है, अरारोट को और उसमें कलर मिलाकर और अन्य चीज़ें मिलाकर ये तैयार करते हैं। यहाँ से कहाँ सप्लाई का बताया गया है? अभी ये जो यहाँ पे एक धुरेंद्र बघेल जो मिला है उसके द्वारा ये बताया गया है कि ये यहाँ पर जो उनके ठेलों पर जो सामग्री बनती है चाइनीज़ फूड वगैरह उसमें ये सप्लाई करते हैं। किसके नाम से संचालित है ये? जो धुरेंद्र बघेल ने बताया कोई अतुल जैन है, उसके द्वारा ये कार्य करवाया जा रहा था। ये सॉस तैयार करवाया जाता जो झांसी मोहल्ले का रहने वाला है और उसका ये सामान है। अब सर क्या कार्रवाई होगी इसमें? इसमें फूड अधिकारी को आ गए हैं रीना बंसल मैडम, उनके द्वारा इसमें जब्ती इत्यादि कार्रवाई की जा रही है और इसमें FIR होगी और जो भी होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई अपन करने का प्रयास करेंगे इसमें। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सपा नेता ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान तो वैसे ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार ने महंगाई इतनी कर दी है कि किसान को 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से नसीब हो रही है। सपा नेता भगवान दास ने बताया कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आती है तो हम गरीबों की मदद करेंगे और जो पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है उन्हें कम किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को जितना मुआवजा चाहिए बीजेपी सरकार उतना मुआवजा नहीं दे पाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों का दर्द मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं, मैं खुद एक किसान हूं, जिसके चलते उन्होंने बताया कि अब किसान पूरी तरह बर्बाद हो गया। उसके पास गेहूं बोने के लिए पैसे भी नहीं है। अभी तक सरकार की ओर से किसानों को कोई मदद नहीं की गई। ये पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप इस संबंध में? देखिए, पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने का मतलब है कि किसान दिन दहाड़े उसकी जो भी था वो सब मौत हो चुकी है। किसान बर्बाद हो गया, किसान पूर्ण तरह से बर्बाद है और उसके पास ऐसा कोई चारा नहीं जिससे कि अपनी फसल भी उगो सके।
इस दर्द को मैं समझता हूँ। मैं किसान हूँ, मैं स्वयं किसान हूँ। और जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है अभी, किसान आंदोलन जो चल रहा है, उस आंदोलन को ये सही तरीके से तो चलने नहीं दे रहे। दूसरा क्या है कि उसकी जो मांगे जायज हैं, बल्कि नाजायज मांगे नहीं है। जो चीज़ किसान को नहीं चाहिए उसको जबरदस्ती उसके ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? नहीं चाहिए वो चीज़। जैसा कि अभी 3 दिन की बारिश हुई थी रामपुर के अंदर, काफ़ी किसान परेशान हैं इससे, फसल भी मारी गई सभी की। क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी सरकार मुआवजा देगी उन्हें? देखिए, बीजेपी सरकार जिस हिसाब से उनको मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा उनको नहीं दे पाएगी। कई परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में दाना खाने के लिए पैदा नहीं हुआ, सब नष्ट खत्म हो गया। अब ऊपर से गेहूं की बुवाई है, तो गेहूं की बुवाई वो कहाँ से करेगा किसान, कैसे करेगा? ये समझना बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल बात है। ये पहले तो किसान लॉकडाउन की वजह से परेशान था, लेकिन अब 3 दिन की बारिश ने जो किसानों को पूरी तरह बर्बाद कर रखा है। देखिए, आप ये समझिए कि हर बुवाई की सीजन में, हर इस गेहूं की बुवाई सीजन में खाद ब्लैक से मिलता है, तेल आसमान छू रहा है, तो किसान कहाँ से बुवाई करेगा, कैसे करेगा, कैसे अपने परिवार को पालेगा? ये बात सरकार को समझना चाहिए, बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। जैसा कि आप विधायक पद के इस बार उम्मीदवार हैं, चुनाव जीतने के बाद क्या आपके दावे रहेंगे? क्या मेलक क्षेत्र में सबसे बड़े हमारे तीन काम, मुख्य काम है। जैसे पहली प्राथमिकता तो है ये कि मेलक क्षेत्र में और ब्रिज बने, दूसरी प्राथमिकता कि रोड सही हो, तीसरी प्राथमिकता ये कि किसान को सही मूल्य, सही कीमत मिले उसके अनाज की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के गुरबख्शगंज थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने एक बार फिर शराब माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए नजर आए। रायबरेली पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के निर्देशन पर दीपावली पर्व नजदीक आते ही थाना प्रभारी संतोष कुमार शराब माफियाओं के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने साफ साफ संकेत दिए हैं कि हमारे रहते हुए थाना गुरबख्शगंज क्षेत्र के अंतर्गत ना ही शराब बनाई जाएगी और ना ही अवैध खनन और लकड़ी कटान पर पूरी तरह से अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल, और अब देखिए आपका अपना न्यूज 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।